वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ हैं। और हम लोग ब्रेक से पहले महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात कर रहे थे, टिकटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं ये बात पर आला कमान से बात करने की बात कहते हैं, ये सक्षम नहीं है फैसला करने में, हम सीधे आला कमान से बात कर लेंगे। दूसरी ओर जो है जो सरकार में तीनों पार्टियां हैं वो सीधे जो निर्देश दिल्ली से ही ले रही हैं, उसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी हैं। आज भी उन तीनों को दिल्ली आना है, लेकिन एक फ्लाइट आज और जाएगी, हो सकता है अब तक चली गई हो, वो अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जा रहे हैं महाराष्ट्र, लेकिन मुंबई नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव जा रहे हैं मालेगांव और धुले, दोनों ही जगह। अब इसमें कोई, हर्षवर्धन जी ने कहा था आपने कोई सस्पेंस ही नहीं छोड़ा कि वहां चले गए, तो मतलब मुस्लिम बहुल सीटें हैं। एक और खास बात, दोनों जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी के विधायक जीते हुए हैं, यहां पर असेंबली में उनके विधायक हैं। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि डिमांड तो करेंगे 10-12 सीटों की, लेकिन उनको लगता है कि 3-4 सीटें उनको मिल सकती हैं अलायंस में चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन फोकस बिल्कुल क्लियर है, मुस्लिम बहुल सीटों पर जाकर ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई उनके मन में कहीं कोई संदेह नहीं है। और उनके जो विधायक हैं भी, एक अबू आजमी हैं और दूसरे शेख है, नसीम शेख है भिवंडी से, तो वो भी दोनों आप देखिए तो मतलब मुस्लिम एमएलए ही उनके जीते हुए हैं। भिवंडी भी मुस्लिम एरिया ही है भिवंडी तो। और अबू आजमी लीडर है समाजवादी पार्टी के तो लंबे समय से कि वो देवेंद्र फडणवीस जी की भाषा में कहें तो अखिलेश जी वोट जिहाद वाली जो प्रतीक सीट है वहां जा रहे हैं। यही वो धुले को लेके कहा था, यही वो लोकसभा सीट है जहां उन्होंने कहा था कि मालेगांव से सारा खेल मालेगांव पलट गया और एकदम से कितना 195 इतना बता वोट मिल दीजिए गया। और बात आप कर रहे हैं 195 मतलब एक विधानसभा सीट से लीड इतनी हो गई कि वो 4 विधानसभा सीटों की जो लीड थी बीजेपी की वो पीछे चली और वो हार गए, जिसको देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद कहते हैं। वहीं अखिलेश यादव जा रहे हैं। लेकिन धुले की सीट जो है ना, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जीती है। हाँ, तो तब नहीं काम किया था। और 2006 में मालेगांव के विस्फोट ने कितना बड़ा इस देश में कांड खड़ा किया। वहीं से सैफरन ट्रेडिज्म निकला, वहीं से प्रज्ञा ठाकुर, उसी केंद्र से कर्नल पुरोहित, वो एक बड़ा कांड हुआ था इस देश में। इसलिए आप कैसे देखते हैं यहाँ जाना इनका, इन दोनों सीटों पर जाना अखिलेश नहीं, इस समय एक नीति है और मैं इसको देखिए बहुत चतुराईपूर्ण नीति है। तात्कालिक रूप से हमको लगता है कि ये केवल क्या मुसलमानों के इस क्षेत्र में जाएंगे, यस, कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट इस समय कांग्रेस की ओर है उसको अपनी ओर स्थानांतरित करके और देश में अपना विस्तार करना, अयोध्या के सांसद को ले जाकर, और मालेगांव का तो बहुत बड़ा केंद्र है, वहां तो मुकदमे अभी भी उसके फाइनल नहीं हुए हैं, वो चल रहे हैं, कुछ को सजा हुई है, केस ऊपर गया हुआ है। और सारे जो सैफरन ट्रेडिज्म वाले मुकदमे हैं वो पहला मूल उसका मालेगांव ही केंद्रित है। तो वहां जा रहे हैं तो जाहिर है इनको सारी तथ्यों का पता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सब जो है, शायद आपको भी पता होगा, देश को भी जानना चाहिए कि जो मुसलमानों की डेमोग्राफी बदल रही है मुसलमानों को लेकर और हिंदुओं को लेकर, तो उसमें अभी 18 वर्ष के उम्र के लोगों की भले कम संख्या है, लेकिन कम उम्र के लोगों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये हो रहा है कि 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष में 18 वर्ष के लोगों की संख्या इतनी हो जाएगी कि जगह जगह वो कैंडिडेट को जिताने और हराने की स्थिति में रहेंगे। तो मुझे तो ये भय क्या भविष्य की दृष्टि से आप अभी उन्होंने कहा ना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि देश में बहुत सारे इससे जगह ऐसी हैं वहां इतना डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है कि चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि चुनाव परिणाम क्या होगा, कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी से जीतेगा, ये तय, ये पहले ही तय। देखिए, जो नाम नहीं लिया वो कहना यही चाहते थे कि भाई मुस्लिम आबादी कुछ जगहों पर इतनी सक्षम या इतनी ज्यादा है कि वो तय कर देती है। अभी भी आने वाले समय में जहां वो तो वहां तो मालेगांव का क्लियर है, लेकिन बाकी जगह भी 10 साल से 18 साल होने में 8 साल, 9 साल, 10 साल लगेगा। जहां 12 साल से है वो है। तो जिन लोगों ने इस पर काम किया है वो बता रहे हैं कि एक परिस्थिति संसदीय लोकतंत्र में भयानक बदलने वाली है। तो इस समय जो पार्टियां हैं शायद उनके दिमाग में यह बसाया गया है कि अभी से आप इसको जो है ग्रो अप करिए तो आपका आधार वहां बना रहेगा। इस पर अब ये जो चल रहा है, अब ये जो उत्तराखंड में हो रहा है, आज यूसीसी के नियम तय हो जाएंगे। बेसिकली वो नियम, एक कमेटी बनी थी, उसको नियम बनाने थे यूसीसी में क्या होंगे, वो आज मुख्यमंत्री को और उनकी टीम को दे दिया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट में इस नियमावली को पास करा लिया जाएगा। 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। और एक बीजेपी को लगता है कि एक शुरुआत हो जाएगी इससे, फिर और जो राज्य हैं वो भी इस ओर जो है
वो बात कर सकते हैं। अच्छा, वो दे दिया गया है, जो ड्राफ्ट है नियमावली का वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। अब एक औपचारिकता है इसको कैबिनेट से पास कराना, उसके बाद आप समझें कि मतलब यूसीसी ऑफिशियली जो है वो लागू हो जाएगा। एक ऐप भी बनाया गया है वहां पर, एक पोर्टल है एक और एक ऐप है, इसमें आप खुद भी अपनी जानकारियां डाल सकते हैं कि भाई हम विवाहित हैं, हमारी शादी हुई थी, उसका सारी जानकारियां, इवन लिव इन रिलेशनशिप का भी इसके अंदर जिसका प्रावधान किया गया है कि आपको लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर आप हैं तो वो भी आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात है आज की इस यूसीसी की नियमावली पर, सुनाते हैं आपको। उनको तमाम कामों के लिए जो आज अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। उनको आसानी से घर बैठे ऐप के माध्यम से सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होंगी। और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, उसको भी जल्दी में चलन में लाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि ये जैसा विधेयक जिस दिन पारित हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले, और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये विधेयक बना है। और जल्दी ही ये विधेयक कार्य रूप में, क्रियान्वयन में आने वाला है। तो देवभूमि से शुरुआत हो रही है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्या असर होंगे इसके आने वाले वक्त में? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी वादा जो किया चुनाव के पहले उसको फिर से एक राज्य में भी लागू कर दिया। और हम लोगों ने तो बड़ी बहस की थी, इसके बड़े लीगल इम्प्लीकेशंस थे, लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सीधे किसी राज्य को इतने अधिकार हैं क्या। लेकिन अंत में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वो कर दिखाया। और इसको यूं भी देखा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक कहें कि स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर जो चल रही है कि एक एक राज्य से इसको लागू करती दिखेगी। और अगर वो राज्य में आसानी से लागू होगा, एक तो उत्तराखंड में मुस्लिम बहुत कम है, जो अचानक डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही थी उसको लेके वहां मजारें मिली जिसमें कोई था ही नहीं, यानी स्केलेटन ही नहीं था लेकिन मजार थी। तो कुल मिलाकर उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा ग्राउंड बन गया था। अब वहां अगर ठीक से लागू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी शासित दूसरे राज्यों को भी मिलेगा, एक उनको प्रेरणा मिलेगी, एक उनको एक तरह से दबाव भी बनेगा राजनीतिक तौर पर कि हमें भी लागू करना चाहिए। और अगर कई राज्यों में लागू हो गया तो फिर यह सवाल खड़ा होगा कि देश में एक समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू हो सकती, क्यों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून इस देश में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में हम बढ़ गए और मजबूती से बढ़ गए। एक बात वैसे ये इंटरेस्टिंग है कि यूसीसी का आप नाम लीजिए, देश में बहुत सारे लोग संगठन खड़े हो जाते हैं कि नहीं साहब ये हमको स्वीकार नहीं है मुसलमानों के अंदर से। उत्तराखंड में शांति से लागू हो गया, कहीं कोई ऐसा विवाद देखने को नहीं मिला बहुत ज्यादा। उत्तराखंड में उतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की नहीं है और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि वहां से इसको शुरू किया जाए। लेकिन इसको केवल वाटर टेस्टिंग के तौर पर मानेंगे तो सही होगा नहीं। मैं समझता हूं कि यूसीसी लागू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर के देशों में भी एक तरह से यूसीसी लागू है अलग अलग भाषाओं के तौर पर सरकार को देश के अलग अलग तबकों के साथ ये भरोसा पैदा करना चाहिए। बार बार मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि भरोसा आप पैदा करें उनमें कि ये किसी के खिलाफ नहीं है और यूसीसी किसी के खिलाफ भी नहीं है। सर 14% है मुस्लिम आबादी। हाँ, लेकिन बहुत सारे नेशनल एवरेज हाँ इतनी है, मतलब तो लेकिन मुझे लगता नहीं मतलब है ये काम किया जा सकता है, सवाल किया ये जा है। सकता है इससे ये और पता इसीलिए और आप संविधान सभा को देखेंगे तो उसकी कॉन्करेंट लिस्ट में उसको डाला गया, नीति निर्देश में डाला गया और कहा गया कि भाई इसको करना चाहिए। तो राज्यों को करने में कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी बाधा के तौर पर नहीं है। कानून राज्यों के पास ये अधिकार था कि वो यूसीसी को लागू करें। जैसे गोवा में तो पहले से ही लागू है लेकिन उत्तराखंड में लागू हो गया और छोटे राज्यों में भी लागू हो रहा है और धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में भी लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत समय बाद या कुछ समय बाद एक माहौल बनेगा कि भाई ये 4 राज्यों में चल रहा है, कोई दिक्कत हुई क्या आपको? इसको ऐसे देखा जा सकता है ना। आप ये मत सोचिए केवल पॉलिटिकली, लेकिन आप 4 राज्यों में लागू करके और कहें कि भाई इसकी शिकायतें ही हैं और यदि शिकायतें हैं तो उनको भी दूर करके उसमें बेहतर किया जा सकता है। सब सवाल ये देखिए, इसका जो जैसे अभी हम बताया भी कि हमारे संविधान में इसका जिक्र है और कहा गया है कि स्टेट को ये लागू करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन छोड़ा गया था कि आजादी के बाद जो सरकारें आए वो इस काम को करें। आजकल जो सरकारें हो इसको, अभी धामी जी की बात आपने सुनी, जिस नाम पर इसको आगे बढ़ाया जाता है कि महिलाओं के अधिकारों में समानता हो, एक वर्ग में खासकर मुस्लिम समाज के अंदर नहीं है ऐसा, तो जो न्याय बाकी लोगों को मिलता है, बाकी समाज के महिलाओं को मिलता है, वो उनको भी मिले। लेकिन सर जो इसका जो असल उद्देश्य है धार्मिक कट्टरता पर अंकुश लगाना,
वो हो पाएगा इससे? नहीं, देखिए, हमारे देश में तो वक्फ का कानून ऐसा बन गया कि आने वाले समय में इस पूरी भूमि को दारुल हरब से दारुल इस्लाम की भूमि घोषित कर दी जा सकती है। कंधार से लेकर के और कामरूप तक, काठमांडू तक, और चाहे पेशावर से लेकर के आप लास्ट तक चले जाइए, तो वो आने वाले समय में वो तो ऐसे ही घोषित हो जाने वाला था। और उसी उद्देश्य से लाया गया। हमारे देश के नेताओं को ये समझ नहीं थी, उन्होंने उसको बनाते और उनको उसमें वो छौंक लगाते गए, लगाते लगाते उसको इतना शक्तिशाली बना दिया कि अब पार्लियामेंट तक पर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पर बता रहे हैं कि हमारा है। आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। और ये एक खतरनाक प्रवृत्ति थी और कोई इसको नहीं समझ पाया कि ये वाकई ये पूरी भूमि उसी प्रकार से हो जाएगी कि जिसको गजवाए हिंद कहते हैं। भूमि तो अब हमारी है या रहने वाले सब वही है। एक सो कॉमन सिविल कोड सिर्फ इसके विपरीत है कि ये भूमि सबकी रहेगी, केवल कानून के तहत आपको काम करना है। उत्तराखंड देवभूमि है, वहां के पहाड़, वहां के जंगल, वहां के मंदिर, इन सब को सुरक्षित संरक्षित करना है। दूसरे धर्मों के भी स्थल है, वो कानून के तहत हो। ये नहीं है कि वहां की कोई शादी करके और वो वहां संपत्ति में हिस्सेदारी करके और अपने तरीके से चीजें विकसित करे। इतना उसमें किया गया है कि कानून, क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक है, लेकिन अगर सिविल लॉ जो है हमारे, उसमें क्या है, शादी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार माने संपत्ति कानून, और इसके अलावा तो उसमें क्या है तीसरा। तो 4 चीजें इसमें आ जाती हैं, उन 4 चीजों का है। उत्तराखंड में अभी एक शुरुआत हुई है, इसमें कई चीजें अभी नहीं है, इसीलिए वहां बहुत चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। वहां के अनुभव से आगे बढ़ेगा। जो लोग इसके विरुद्ध विवाद खड़ा कर रहे हैं वो इस देश को नॉन सेकुलर, नॉन प्रोग्रेसिव बनाए रखना चाहते हैं। अगर प्रोग्रेस की ओर जाना है, कोई पुरुष या महिला किसी भी समुदाय का किसी को गोद लेना चाहता है, तो उसमें उसका धर्म क्यों आड़े आना चाहिए, मैं पूछता हूं। अगर किसी को एक बच्चा पसंद आ गया तो कैसे धर्म उसमें आड़े आना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे कानून, पर्सनल लॉ है। और विरोध इसलिए हो रहा है, लास्ट विरोध इसलिए हो रहा है सर, कि अगर कॉमन सिविल कोड हो जाएगा और पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी ऐसी जो संस्थाएं क्या जरूरत रह हैं, जाएगी? इनकी आवश्यकता रह जाएगी क्या? तो उनकी प्रासंगिकता पर जब सवाल खड़ा होता है तो वो विरोध करते हैं। समीर जी, इसमें एक लाइन में जोड़ दूं कि केवल मुस्लिम समाज का विरोध नहीं है, इसका बड़ा विरोध आदिवासी समाज की तरफ से है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। और सरकार उस पर नहीं आना चाहती। आदिवासी समाज का बड़ा विरोध है। सर सरकार बहुत सारे लोगों को इससे एक्सक्लूड करने के लिए भी तैयार है ना। कर दिया, एक्सक्लूड कर रही है तो फिर लोग कहेंगे फिर यूसीसी क्यों कर रहे हो आप समझ रहे हो क्यों कर रही है? नहीं, थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा फर्क। इसमें भी कोई शक कहीं नहीं है। थोड़ा सा वाली फर्क। बात कहीं एक लाइन जोड़ी दूं मैं, चूंकि महत्वपूर्ण है। जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो उनकी स्थानीय रीति रिवाज परंपरा की बात करते हैं। बिल्कुल। जब मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो हमारे साथ हर जगह पूरे भारतवर्ष में दोनों का बड़ा पर्सनल लॉ है, स्पष्ट अंतर है। समीर वो जी, ध्यान में रहना ये चाहिए। टेस्ट केस है क्या? आप यहां से और राज्यों के में आपको लगता है कि प्रक्रिया शुरू होगी इसको लागू करने की? निश्चित रूप से गोवा के बाद अब उत्तराखंड में लागू हो गया है। मध्य प्रदेश में। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से छोटा राज्य उत्तराखंड, जिस तरीके से धामी जी ने इसे लागू किया है, धामी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग स्टेट है, मुझे लगता है उन्हें इसे केस स्टडी के रूप में देना चाहिए। इस ड्राफ्ट को पढ़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जहां स्टेट गवर्नमेंट है वहां इसे कैसे लागू किया जा सकता है, इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने रूलिंग स्टेट है वहां इसे लागू किया जाए और उसके बाद केंद्र सरकार इसे पूरे देश के अंदर कैसे लागू कर सकती है, केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2029 के पहले केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट लेकर आए। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा है कि देश को एक सेकुलर कॉमन सिविल कोड की अब जरूरत है और देश उस दिशा में बढ़ेगा। तो ये तो प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया देश को आश्वासन है। लेकिन देखिए, ये पूर्णता तभी होगी जब आप वक्फ कानून में संशोधन की बजाय उसको कंप्लीट स्क्रैप करिए जी। उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वक्फ कानून पूरी तरह खत्म होना चाहिए, जिस उद्देश्य से तब कॉमन सिविल कोड का उद्देश्य पूरा होगा। सर आगे बढ़ जाते हैं। अब एक पॉलिटिकल खबर आज की रह गई थी, वो हरियाणा है। हरियाणा में अब कौन होगा कांग्रेस पार्टी का विधायक दल का नेता, मतलब नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, और क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा, इसकी बात हमको करनी चाहिए। देखिए, वहां 37 विधायक जीत करके आए और इसमें अभी 2 दिन पहले हुड्डा साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बैठक दिल्ली में अपने घर पर बुलाई थी। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने किसी को मिलने के लिए नहीं बुलाया, ये विधायक ही चाहते थे चुनाव के बाद मुझसे मिलना, तो मैंने कहा आप लोग घर पर आइए, मिलते हैं। 32 विधायक पहुंचे। सीधे सीधे शब्दों में ये हुड्डा साहब ने अपना दम दिखा दिया। आपके 37 विधायक जीत के आए हैं, 32 मेरे कहने पे मेरे घर पर आते हैं, मतलब ये सब मेरे साथ हैं, तो आप किसको बनाएंगे अब और
मेरी जगह नेता विपक्ष या विधायक दल का नेता कांग्रेस पार्टी का। 32 ये हो गए। एक सुरजेवाला जी के बेटे वो जी आदित्य सुरजेवाला वो जीते हैं। 33 4 लोग बताए जाते हैं जो कि शैलजा जी को आप कह सकते हैं कि उनके साथ हैं। तो लड़ाई कहाँ रह गई इसमें, क्या या इसमें कहीं इफन बट वाली कोई परिस्थिति रह नहीं गई। फिर भी अब क्या कांग्रेस हाईकमान ये जोखिम उठाएगा? अब तो सरकार बनी गई बीजेपी की, तो अब उठा भी सकता है कि भाई आप कुछ मैसेज भी दीजिए, कुछ परिवर्तन ये कीजिए। मौका है बल्कि रिस्क उठाने का कि कांग्रेस जो है एक नए नेतृत्व को वहां पर तैयार करे, और वो शैलजा गुट और भूपेंद्र हुड्डा के गुट में से बीच का कोई मतलब एक ऐसा आदमी, बल्कि ये बीच बचता ही नहीं ना सर, नहीं, बीच का 37 में से मतलब- 32 इनके नहीं, साथ नहीं, हैं। लेकिन ये कांग्रेस हाईकमान के पास सबसे अच्छा मौका है कि एक नई लीडरशिप को तैयार करने के लिए वहां पर मौका दे, और लीडर अपोजिशन। अब भूपेंद्र हुड्डा जी मुझे नहीं लगता कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने में इंटरेस्टेड होंगे, वो किसी अपने आदमी को बनाना चाहते होंगे कि वो बनाए। वही बात लेकिन है, फिर मतलब वो बने, कोई लेकिन उनकी कांग्रेस जगह कोई और हाईकमान बने। के लिए अच्छा मौका है कि वो एक रिस्क लेकर एक नई लीडरशिप को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ाए। 2 नाम चल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के। एक अशोक अरोड़ा हैं, पंजाबी समाज से आते हैं ये। अब चूंकि ये सारे वो वर्ग हैं जिनसे ओबीसी वर्ग हो गया, पंजाबी वर्ग हो गया, जहां पीछे रह गई कांग्रेस पार्टी बीजेपी से, तो क्या इनको देगी? या चंद्रमोहन है, चंद्रमोहन भजनलाल जी के बेटे हाँ, हुए, बेटे। तो वैश्य समाज से हुए। नहीं देखिए, रणनीतिक तौर पर अगर कहें और सचमुच अगर कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसका शतांश भी अमल में लाना चाहती है, तो किसी न किसी दलित नेता को वहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। वो आप शैलजा तो वैसे भी सांसद हैं, तो कोई विधायक बनेगा। प्रदेश तो जो- अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा है एक दलित नेता का, इनका नाम है गीता भुक्कल। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष तो वैसे भी अभी भी जो है वो शायद दलित उदयभान ही हैं ना, दलित ही हैं। उदयभान दलित ही उदयभान हैं। भी और तो गीता दलित भुक्कल मेरे ख्याल से वो हुड्डा खेमे की हैं या उड़ा के में की शायद। उड़ा के तो में। खैर वो अलग बात है, लेकिन उनको चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जब आप बनाते हैं तो एक तरह से आप लीडरशिप के तौर पर तैयार करते हैं। और अभी कांग्रेस को सचमुच जरूरत है कि हुड्डा की छाया से बाहर निकले। भले उनके 37 जीत के आए हों, 32 जीत के आए हों, 30 जीत के आए हों, और जब टिकट उन्हीं के लोगों को मिला था तो जीत कर और हार कर भी उन्हीं के लोग आए। तो 90 में से ज्यादा हार गए, जीते कम। लेकिन इसकी शुरुआत भी होगी सर। कैप्टन अजय यादव ने कल इस्तीफा दे दिया Yes, पार्टी से। बिल्कुल। एक बड़े नेता है वो, लालू प्रसाद यादव के समधी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी उनके बेटे से हुई नहीं, है। वो तो ये और कह रहे कैप्टन हैं कि- अजय यादव अगर ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर गुटबाजी रही, हुड्डा ने वो साथ तो नहीं दिया, केंद्रीय नेतृत्व राहुल पर भी गांधी को आरोप जिस तरीके से लगाया। प्रचार के लिए मेरे बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी बुलाना था, नहीं आने दिया गया है, वो पूरे आरोप लगाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने संकेत दिए कि मैं पूर्णकालीन राजनीतिक हूं, मैं अपना भविष्य देखूंगा, मुझे किस राजनीतिक दल में जाना है। अब सवाल तो इस ये बात है के कि बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी या नहीं बंधेगी? ऐसा है। हुड्डा साहब के अलावा कोई और किसी और पर नजर जाएगी मुझे हाईकमान की लगता या है नहीं? कि अगर ऐसा होता है, हुड्डा के बिना सहमति के अगर कोई बनता है, वो चाहे दलित हो या पिछड़े हो, तो कांग्रेस पार्टी ब्रेक कर सकती है, हरियाणा में टूट सकती है। बहुत सारे लोग दूसरे के साथ अभी काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि लीडरशिप की ऑथोरिटी अच्छा या बुरा अभी इन्हीं के पास है। दूसरा, जो चंद्रमोहन है, जिनके प्यार की कथा थी, उनको तो उप मुख्यमंत्री बना के रखा गया था। वो भागी थे, उनकी प्रेमिका के कारण क्या क्या देश में हुआ। वो मुसलमान बन गए जाके। भजनलाल जी ने उनको बेटा होने से बहिष्कार कर दिया कि भाई कुछ भी किया तो मुसलमान क्यों बन गया मस्जिद में जाके। चांद मोहम्मद बन गए थे। अब मुसलमान से वो चंद्रमोहन कब हो गए हैं, ये भी है। बनेंगे तो बीजेपी तो जरूर पूछेगी कि भैया आप जब तो एक बने, नाम चल रहा है वैसे। नहीं तो वो बड़ा, ऐसे देखा जाए तो वो एक बड़ा नाम रहा है, लेकिन उसके पीछे ये भी बैकग्राउंड बना हुआ है रहा है। और वो हुड्डा जी के कोई समर्थक नहीं है, विरोध में ही है। और जो ये बता रहे हैं अजय सिंह यादव ने, तो सीधा सीधा इस्तीफा दे जो दिया है जो कांग्रेस के संगठन मंत्री है, बोला कि पिछड़ी जाति का नाम लेते हैं, कोई पूछता तो है नहीं। 10-10 बार तो मैं वेणुगोपाल को फोन करता हूं तो उनका फोन नहीं उठता है। तो आप भी मानते हैं समय हो गया सर कि कांग्रेस के पास मौका है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कहीं और झांकने अभी देखें? नहीं है, नहीं है। अभी केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है।